I hope you all are well and welcome again to my class of EVS. We were discussing about the first chapter, understanding the relation. अब तक आपने ये पढ़ा है what family is, what society is, what are the types of family, nuclear and joint family, and what is the difference between the two. Today we are going to discuss the most important topic, that what are the reason behind the formation of nuclear family. ऐसे कारण क्या है कि एक संयुक्त परिवार को एकल परिवार में तब्दील होना पड़ता है, या क्या उनकी मजबूरियां हैं या क्या उनकी इच्छाएं हैं, ये डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। और इसमें से बहुत सी बातें आप समझते हैं खुद भी, और आज जब हम पॉइंट डिस्कस करेंगे तो आप उनको रिलेट कर पाएंगे कि वाकई मेरा घर जो एक संयुक्त परिवार हुआ करता था, कभी हम दादा दादी के साथ गांव में रहा करते थे, अब हम बाहर क्यों रहते हैं, क्या कारण है, किस वजह से मेरी पर्टिकुलर फैमिली जो है वो जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली हो गई है। ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ऑफ बोर्ड एग्जाम. यू हैव टू राइट देम, learn them, okay, and try to relate them. So the first and foremost, क्या आप मुझे बता पाएंगे कि क्या क्या रीज़न हो सकते हैं? बताइए। अच्छा चलिए, अभी आप जॉइंट फैमिली में ही रह रहे हैं, जैसे जैसे आप बड़े होंगे अभी आप स्कूलिंग के लिए अपने आसपास के गांव की स्कूलों में चले जाते हैं, पास में जो शहर पड़ता है वहाँ चले जाते हैं, पर वहाँ पर जब स्कूलिंग हो जाती है तो एक बहुत बड़ा कारण है कि आपको अपना घर छोड़ना पड़ता है. एंड दिस इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीज़न दैट फॉर हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा के लिए हमें अपने बच्चों को अपने से दूर करना पड़ता है. और वो पहला मौका होता है जब एक परिवार से व्यक्ति माइग्रेट होकर दूसरे शहर में पढ़ाई के लिए जाता है, क्योंकि सभी गाँव में, सभी आसपास जगह आपके कॉलेजेस अवेलेबल नहीं होते. आप इंजीनियरिंग करते हैं, मेडिकल करते हैं, अलग अलग फील्ड्स में जाते हैं, अलग अलग डिप्लोमास एंड डिग्रीज़ करते हैं, तो उस पर्टिकुलर रीज़न के लिए, ताकि आपकी एक लाइफ एक स्टैंड हो सके, आप एक अच्छी जॉब पा सकें, तो फर्स्ट रीज़न है फॉर हायर एजुकेशन आवर फैमिलीज़ आर मूविंग टू द सिटीज़ एंड दे आर बिकमिंग द न्यूक्लियर फैमिली. ओके, सो फर्स्ट रीज़न इज़ हायर एजुकेशन, जब बच्चा बाहर जाता है. एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है, जब मुझे मेरे परिवार को छोड़कर, अपने गांव को छोड़कर, अपनी जन्मभूमि को छोड़कर मुझे किसी और नए शहर में अपने आप को बसाना पड़ता है. बता सकते हैं क्या हो सकता है? कुछ फैमिलीज़ तो घर पे रहती हैं, कुछ के फादर अभी गांव में आपके पास नहीं हैं. वो कहाँ हैं? यस, वो किसी दूसरे शहर में हैं. क्या कारण है? आपसे झगड़ा हो गया है, या आपने उन्हें कहा कि बाहर चले जाओ डैडी? नहीं ना. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न इज़ इन सर्च ऑफ जॉब, इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ताकि आपको एक लिविंग स्टैंडर्ड वो दे पाएँ, आपके जितने भी खर्चे हैं वो उठा पाएँ. उसके लिए हमें शहर की ओर मूव करना पड़ता है ताकि हमें एक जॉब मिल सके, क्योंकि हर गांव में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं होती. 75% जो पॉपुलेशन है इंडिया की, आप सब जानते हैं, खेती करते हैं, और ये एक सीजनल काम है, और इससे हमारा गुजारा लंबे समय के लिए नहीं हो सकता. सो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न. सेकेंड रीज़न इज़ इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड जॉब, families move to the cities and they become again a nuclear family. यानी पहले फादर जाते हैं, और अगर वो सेटल हो जाते हैं तो वो अपनी अर्निंग के अकॉर्डिंग, ओके, आपको या उनका जो पर्टिकुलर परिवार है, वाइफ एंड चिल्ड्रन, उनको वहाँ ले जाते हैं ताकि हायर एजुकेशन भी हो सके, उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी इंक्रीज़ हो सके. ठीक है, सो दिस इज़ द सेकेंड इम्पॉर्टेंट रीज़न इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड जॉब. सो व्हाट इज़ फर्स्ट वन? हायर एजुकेशन, शिक्षा के लिए जाते हैं. दूसरा है काम की तलाश में हमें अपने गाँव को छोड़ना पड़ता है. देन द थर्ड,
ऐसा होता है ना कि जॉइंट फैमिली का मतलब है एक ही छत के नीचे दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ, अगर बहुत सारे भाई हैं आपके डैडी के तो बहुत लंबा परिवार होता है, उनके बच्चे होते हैं, वाइफ्स लेडीज़ होती हैं, जेंट्स होते हैं। ऐसा भी होता है कि एक जना कमाता है और सबके खर्चे निकालता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग कम हो जाती है, हम एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं कर पाते, सहयोग नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी आइडियोलॉजी डिफरेंट होती है। सपोज़ आपके फादर कमा रहे हैं और दूसरे चाचा ताऊ नहीं कमा पा रहे हैं, तो उस पेरेंट्स को कहीं ना कहीं ये लगता है कि मैं मेहनत करता हूँ और मेरे बच्चे किसी चीज़ से रह जाते हैं, या मैं जितनी चीज़ लाता हूँ वो मेरे बच्चे को कम मिलती है, ठीक है। या और भी कई रीज़न होते हैं कि लेडीज़ को लगता है कि उसी को काम करना है, मेरा पति कमाता है, मैं भी काम करती हूँ, दूसरे जो देरानी या जेठानी हैं वो कम करती हैं। या कौन बुज़ुर्गों की सेवा करेगा, ये भी एक प्रश्न हो जाता है, कौन खर्चे निकालेगा। तो ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जिनकी वजह से कभी कभी परिवार में तालमेल नहीं बैठ पाता, और उस वजह से भी सबको अपने अपने बच्चों को उस जॉइंट परिवार से निकालकर अलग अलग बसना पड़ता है, ताकि घर में शांति बनी रहे और सभी बच्चों का लालन पोषण उनके पेरेंट्स की मर्ज़ी के अकॉर्डिंग होता रहे। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी टचिंग कह सकते हैं हम लोग, कि ये मेंटल लेवल पे डिपेंड करता है कि आप अपनी जॉइंट फैमिली को कितने लंबे समय तक बना सकते हैं। क्योंकि हमने जब पहले डिफरेंस पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि जॉइंट फैमिली के बहुत सारे फ़ायदे हैं। वो ये है कि बच्चों को बहुत प्यार मिलता है, काम बंट जाता है, सब अपनी अलग अलग जिम्मेदारी निभा लेते हैं, तो एक बहुत अच्छा परिवार बन जाता है। मगर जब उस चीज़ में अभाव हो जाता है तो ये एक और बड़ा रीज़न बन जाता है, जो कि इसका नकार। देखिए, जब आपके फादर बाहर जाते हैं तो वो अपनी इनकम के अकॉर्डिंग अपना घर खर्च चलाना उनको पड़ता है, वो उनकी मजबूरी है। आप नहीं चाहते कि जॉइंट फैमिली न्यूक्लियर फैमिली में तब्दील है, तो जेब के अकॉर्डिंग खर्चे करने पड़ते हैं। दूसरी बात, मैं चाहती हूँ मेरी इनकम अच्छी हो गई है लेकिन बड़ा घर चाहती हूँ, तो वो आसानी से नहीं मिल पाता, हमें रेंट पे घर लेना पड़ता है। और रेंट में शहरों में जगह की बहुत कमी है, एक एक कमरा बहुत भारी पड़ता है, और एक कमरे में 8 से 12 मेंबर, 15 मेंबर आपके सारे एक साथ अकोमोडेट नहीं हो पाते। तो अवेलेबिलिटी ऑफ स्मॉल हाउसेस, क्योंकि शहरों में एक तो नेक्स्ट पॉइंट भी आप रिलेट करेंगे, दोनों पॉइंट एक साथ चलेंगे, कि यदि आपके फादर की इनकम कम है तो वो पूरे परिवार का खर्चा शहर में नहीं चला पाएंगे। वो रीज़न है कि वो सिर्फ आपको ले जा पाते हैं, सबको नहीं ले जा पाते। दूसरी बात ये है कि अगर ले जाना भी चाहता है कोई पेरेंट्स, बट वहाँ पर घर जो हैं वो इतने बड़े नहीं मिल पाते ईज़िली कि आपकी पूरे 15 मेंबर वहाँ पर अकोमोडेट हो सकें। ये रीज़न भी होता है कि जब तक आपको बड़ा घर नहीं मिलता, आपकी जॉइंट फैमिली न्यूक्लियर फैमिली की तरह रहती है। द नेक्स्ट इज़, आपने देखा होगा कि घर में 15 से 20 मेंबर रहते हैं, ओके। और मेरी आदत है कि मुझे जल्दी नींद आती है, किसी को होता है कि बहुत लेट आती है, कुछ बच्चे बहुत शरारती होते हैं, कुछ लोग आलसी होते हैं, कुछ होते हैं जो पूरे दिन काम में लगे रहते हैं। मेरी इच्छा है कि मेरा दिवाली का जो त्यौहार है वो इतना धूम धमाके से हो, बहुत मिठाइयाँ आएँ, बहुत लेविशली मैं स्पेंड करूँ, खर्चा करूँ, ठीक है। और मेरे ताऊ जी को ये पसंद नहीं है। तो ऐसी बहुत से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एंड डिफरेंट हैबिट्स सभी फैमिली मेम्बर्स की पर्टिकुलर होती है, और वो अगर कोप अप नहीं हो पाती, अगर उनमें सामंजस्य नहीं बैठता, तो ये भी एक रीज़न है कि जब मैं कमाती हूँ तो मेरे बच्चे सुखी रहने चाहिए, जब मैं अर्निंग कर रही हूँ तो मैं अपने हिसाब से खर्चा करूँगी और अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीऊँगी। इस फॉर्मूले के तहत भी आजकल धीरे 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 बड़े परिवार, संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, ओके। सो दिस इज़ ऑल्सो अ मेन रीज़न। नेक्स्ट, इट हैपन्स कि आपके फादर गवर्नमेंट जॉब्स में हैं, पोस्टिंग्स होती रहती हैं, तो उनको अपनी फैमिली को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता है जहाँ भी उनकी पोस्टिंग होती है। ये भी एक रीज़न है, ट्रांसफ़र होना। नेक्स्ट रीज़न है कि कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं सोसाइटी के जहाँ मैरिजेस होती है, तो लड़कियाँ मेनली कहें कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं,
कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ ट्राइबल इलाकों में या कुछ सोसाइटी में ऐसा भी होता है कि जेंट्स माइग्रेट करते हैं जहाँ लेडीज़ के साथ उनकी मैरिज होती है। तो ये भी एक मिसलेनियस रीज़न है कि इनकी वजह से भी जॉइंट फैमिलीज न्यूक्लियर होती हैं। उसके बाद आप देखिए डिज़ायर ऑफ लिबर्टी एंड मॉडर्नाइजेशन, दिस टॉपिक लिंक्स विद दिस वन। छठा फैक्टर और आठवां फैक्टर दोनों एक ही है कि मैं आज़ादी चाहती हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से उठूँगी, मर्ज़ी से तैयार होती हूँ, मर्ज़ी से कुछ भी खाती हूँ, करती हूँ, वो सब जो मर्ज़ी है दैट इज़ कॉल्ड एज लिबर्टी, स्वतंत्रता, बिना रोक टोक के जीवन जीने का, मॉडर्न होने का। जैसे अब आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, बड़े बुज़ुर्ग रहते हैं, तो हमें उसी अदब से ड्रेसेस पहननी होती है, उसी अकॉर्डिंग हमें बातचीत करनी होती है। मगर ये मुझे अगर नहीं पसंद होता तो फिर मेरी फैमिली का क्या होता है? यस, यू आर राइट, वो फैमिली धीरे धीरे स्वतंत्रता और आधुनिकरण की चपेट में आकर जॉइंट से न्यूक्लियर हो जाती है। ओके, कुछ ट्राइबल्स होते हैं जो नोमैड्स जिनको कहते हैं, चरागाह या जो भेड़ बकरियों को चराते हैं, वो लोग भी घुमक्कड़ प्रजातियों के, बंजारा प्रजातियों के लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द रीज़न जो आपके साथ होते हैं। अब आपको इन्हें रिलेट करना है, आपकी फैमिली पर कौन सा सूट होता है, क्या आप जॉइंट फैमिली में हैं, और अगर वो न्यूक्लियर हुई तो वो क्यों हुई, क्या इनमें से कोई रीज़न आपके पास है या कोई और रीज़न है, उसे आप ढूंढिए, खोजिए। एंड दिस इज़ योर होमवर्क, यू हैव टू जॉट डाउन ऑल दीज पॉइंट्स, लर्न दैम, लर्न बाय हार्ट, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन of board exam. Okay, have a nice day. Thank you and bye bye.